द रीज़न ऑफ वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट इज, सैटेलाइट में वेटलेसनेस क्यों होती है? क्या वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है? मतलब क्या बात होती है? तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट वो फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। सैटेलाइट के फ्रेम में अगर आप जाओगे तो सैटेलाइट का फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और अंदर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। ठीक, तो जीरो ग्रेविटी तो नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पे है। ठीक, नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का वेटलेसनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। जीरो रिएक्शन फोर्स बाई ए सैटेलाइट फोर्स, जीरो रिएक्शन फोर्स बाई ए सैटेलाइट सरफेस। ठीक है, अब इसको समझना है जरा ढंग से। जो हमें वेट फील होता है वो बेसिकली हमें नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फील होता है। जैसे आप सरफेस पे खड़े हो, ढंग से समझना। जैसे मान लिया आप एक सरफेस पे खड़े हो, कोई ये पर्सन है, ये एक सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो वेट का मतलब इसके पैरों पे ही लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है उससे हमें वेट का अंदाजा पड़ता है। कैसे पड़ता है वेट का अंदाजा? जैसे मान लिया आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट एकदम से नीचे चलना शुरू जब करती है, लिफ्ट जब स्टार्ट होती है नीचे की तरफ, तो आपको ऐसा लगता है एकदम से वेट कम हो गया, एकदम से हल्का जैसा हो गया। तो वेट नहीं कम हो गया, वेट तो एम जी है, एम जी रहेगा, बट जैसी लिफ्ट नीचे की तरफ एस्लेट करेगी तो ये नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। या लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एस्लेट करती है तो एकदम से वजन लगता है कि बढ़ गया, एक मोमेंट के लिए, ऐसा लगता है कि वजन आपका बढ़ गया। तो क्या चीज़ बढ़ जाती है? एमजी बढ़ जाता है? एमजी नहीं बढ़ता, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हमें जो वेट, अपने वेट की फीलिंग आती है वो नॉर्मल रिएक्शन से आती है। तो सैटेलाइट में होता क्या है, सैटेलाइट की सरफेस में नीचे लगने वाला वेट जो है वो बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। अगर आप खड़े भी हो या कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी से आपको कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आपका वेट पूरा पूरा किसने बैलेंस कर लिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने बैलेंस कर लिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी डी। ठीक है, रेडियस आर है, डेंसिटी डी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। मास को अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में डालें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस इंटू डेंसिटी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो आपका जो आंसर बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। डेंसिटी को इन्होंने डी लिखा है, मैंने रो लिखा है। ठीक, बाकी रेडियस आ रही है। A satellite of Earth is revolving in a circular orbit with a uniform speed v. If gravitational force suddenly disappear, suddenly disappear हो जाएगा तो सैटेलाइट जिस तरफ सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी उसी तरफ वो उसी वेलोसिटी से चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा, मूव विद द वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ऑर्बिट, टू द ओरिजिनल ऑर्बिट। ठीक, The weights of an object in a coal mine at sea level and at top of mountain are W1, W2 and W3। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सी लेवल या सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है, सी लेवल पे जो ग्रेविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी W2 जो वेट है वो सबसे ज़्यादा होगा, वो आपका W1 से भी बड़ा होगा और वो W3 से भी बड़ा होगा। ठीक, सरफेस के अब आप अंदर जाओगे, कोल माइन में जाओगे तब भी ग्रेविटी कम होती है, और सरफेस से बाहर जाओगे, माउंटेन पे चढ़ोगे तब भी ग्रेविटी कम होती है। ठीक, तो ये जो W2 होगा वो W1 से भी बड़ा होगा और ये जो W2 होगा वो W3 से भी बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा। ठीक, अब W1 और W3 आपस में क्या है, तो वो हमें जब तक ये नहीं पता लगेगा कि कोल माइन के अंदर गया तो कितने किलोमीटर अंदर गया और माउंटेन के ऊपर गया तो कितने किलोमीटर माउंटेन के ऊपर गया है, हम W1 और W3 को सिर्फ तभी कंपेयर कर पाएंगे, अभी नहीं कंपेयर कर पाएंगे। तो आपका आंसर बस ये बनेगा कि ये जो W2 होगा वो W3 से भी बड़ा होगा और एट द सेम टाइम W2 W1 से भी बड़ा होगा। W1 और W3 में क्या कनेक्शन है वो अभी हम इस्टेब्लिश इतनी इन्फॉर्मेशन से नहीं कर पाएंगे। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू बिकम इट्स सैटेलाइट, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो हमें वो फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, टी स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। ठीक, जो m है ये है जो सेंटर में मास है, जैसे अर्थ की सरफेस से हम सैटेलाइट भेज रहे हैं तो ये अर्थ का मास हो जाएगा और ये सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी। तो टाइम पीरियड किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, और टाइम पीरियड उस सैटेलाइट की अपने मास पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, अपने मास पे डिपेंड नहीं करेगा।
इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू g की पावर a, m की पावर v, r की पावर c। तो इनकी वैल्यूज पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है, हमें सीधे फॉर्मूला पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो होती है अंडर रूट जी एम बाई आर, यानी g की पावर हाफ, m की पावर भी हाफ है और r की पावर जो है वो माइनस हाफ है। तो a हो गया हाफ, b हो गया हाफ, c हो गया माइनस हाफ, हाफ हाफ माइनस हाफ। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A planet is revolving around a sun in an elliptical orbit if v is the velocity of the planet when its position vector from sun is r। ठीक है, जब उसका पोजीशन वेक्टर r है तब उस प्लानिट की वेलोसिटी v है। तो एरियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं क्या होगी, तो ये जो एरियल वेलोसिटी होती है डी ए बाई डी टी, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो l अपॉन 2m के बराबर होती है। अब l क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका r क्रॉस p। ये हुआ एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अपॉन 2m। अब मोमेंटम को हम mv लिख सकते हैं और m बाहर ला के m से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका बनेगा r क्रॉस v अपॉन 2। m जो हो गया वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो योर आंसर इज सी पार्ट, ये एरियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। ए प्लैनेट ऑफ मास m इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट सन विद एन ऑर्बिटल पीरियड, टाइम पीरियड t दिया है। एक प्लैनेट है m मास का, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, टाइम पीरियड t है। a जो है वो एरिया है ऑर्बिट का, तो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो जरा आप समझना, अगर a ऑर्बिट का एरिया है और टाइम पीरियड t है, तो ये जो a अपॉन टी आ गई, क्या ये एरियल वेलोसिटी आ गई, और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू l अपॉन 2m के बराबर होती है। ठीक, और आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 2ma अपॉन टी, ये और बनेगा उसका एंगुलर मोमेंटम। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सो दैट इट मे एस्केप। कितनी काइनेटिक एनर्जी m मास के पास हो ताकि एस्केप कर जाए, अर्थ की सरफेस से हम बात करते हैं। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट 2 टाइम्स जी एम बाई आर। अर्थ की सरफेस से अगर हमको एस्केप कराना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, एस्केप काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी हाफ एम वी ई का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आया। अच्छा, इसको स्मॉल जी के टर्म्स में भी लिखना है, तो एक आर से मल्टीप्लाई, एक आर से डिवाइड, तो ये बन गया आपका स्मॉल जी। तो ये आपका आ गया एम जी आर। एम जी आर के बराबर जब आप काइनेटिक एनर्जी दोगे तो वो पार्टिकल एस्केप कर जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। What is the fractional decrease in the value of free fall acceleration g for a particle when it is lifted from the surface to an elevation h? h हाइट पे अगर आप लेके जा रहे हो तो, और h r से काफ़ी छोटा है, तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो g में फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहे हैं, तो h हाइट पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी g डैश अगर मैं लिखूँ तो वो हो जाएगी सरफेस पे जो वैल्यू होती है इंटू 1 माइनस एच बाई आर। ये हाइट का फॉर्मूला है, अगर डेप्थ का फॉर्मूला होता तो ये 1 माइनस 2 एच बाई आर हो जाता। ठीक, तो आपसे क्या पूछा, फ्रैक्शनल चेंज, तो जी डैश जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जी नॉट माइनस जी नॉट एच बाई आर। अब एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, जब आपने फ्रैक्शनल डिक्रीज कर दिया तो आपको आंसर्स में माइनस नहीं लगा होना चाहिए। डिक्रीज का मतलब ये होता है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, इंक्रीज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, या चेंज होता सिर्फ तो होता वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। मैं देखो अलग से समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर आपसे कह रहे हैं डिक्रीज, इसका मतलब आपने मान लिया है कि डिक्रीज होना है। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो होगी इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, ये है फ्रैक्शनल डिक्रीज। अगर फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछा जाता तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल हो जाती, और न्यूट्रल पूछा जाता फ्रैक्शनल चेंज बता दीजिए चेंज कितना हो, तो चेंज में हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करते हैं। ठीक, अब यहाँ आपने क्या भी दिया डिक्रीज और सारे आंसर्स में माइनस भी लगा रहे हो। ठीक है, तो एक दो चीज़ें, या तो आप सारे माइनस हटा दीजिए या फिर फ्रैक्शनल डिक्रीज काट के फ्रैक्शनल यहाँ पे क्या लिख दीजिए, चेंज। चलो मैं चेंज लिख देता हूँ। चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये फाइंड करना है। ठीक, तो आप देखते जाइए, जी डैश माइनस जी नॉट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस जी नॉट टाइम्स एच बाई आर, और अपॉन जी नॉट से इसको डिवाइड कर देना, तो एक जी नॉट से जी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस एच बाई आर। तो ये बनेगा आपका
फ्रैक्शनल चेंज, अब डिक्रीज नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज, सो योर आंसर इज ए पार्ट। The earth is an approximate sphere if the interior matter which is not the same density everywhere then on the surface of earth oscillation due to gravity। जरा समझिए, अर्थ को क्या हमने स्फीयर तो मानना है, अर्थ को हमने स्फीयर मानना है, बट ये कह रहे हैं कि अंदर जो मटेरियल है वो हर जगह सेम नहीं है, हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। अब आप कैसा ही मान सकते हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं डेंसिटी ज़्यादा कहीं डेंसिटी कम। तो पूछ रहे हैं कि सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो एक एक करके सेटल करते हैं हम। जैसे पहले हम कह रहे हैं विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट द सेम एवरीवेयर, कह रहे हैं हर जगह सरफेस की वैल्यू, सरफेस पे ग्रेविटी वैल्यू सेम नहीं होगी लेकिन रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो जरा समझिए, अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं कि अर्थ को मैंने दो पार्ट में सोचा है, एक पार्ट में लो डेंसिटी का मास है और एक पार्ट में हाई डेंसिटी का मास है, और मैं यहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, लो डेंसिटी वाला कम ताकत से खींच पाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्टिकल पे, हाई डेंसिटी वाला ज़्यादा खींचेगा, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लगेगा, ये आएगा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताइए, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ नहीं लग रहा है, तो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर की तरफ कैसे हो जाएगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर की तरफ हो, ठीक। तो पहला वाला ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्या हो, सेंटर की तरफ हो। अब दूसरे वाले पे आते हैं, विल हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर, कह रहे हैं सरफेस पर हर जगह वैल्यू सेम है लेकिन सेंटर की तरफ नहीं होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक। जैसे अगर मैं ऐसा मानूं, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ पे एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा कि यहाँ पे एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इस रीजन में यहाँ पे एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी मास के आप पास हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे आप लाइट मास के पास हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा। तो यहाँ पे जो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा, बजाय कि यहाँ पे जो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो क्या सरफेस पे हर जगह वैल्यू सेम है? बिल्कुल नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो गया। विल बी सेम एवरीवेयर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये तो बहुत ही स्पेशल केस होता है जब पूरा ही मास यूनिफॉर्म हो, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। बट एक बात पक्की है कि हर किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स होगा ही होगा, चाहे उसकी डायरेक्शन कुछ हो, मैग्नीट्यूड कुछ हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी पार्ट बनेगा।